हेलो फ्रेंड्स, तो हमारी आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और इसके जो भी पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो कि फर्स्ट पार्ट है सेल का वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर हम स्ट्रक्चर में देखते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो कवरिंग होती है सेल की, ये सारी की सारी जो कवरिंग होती है, आउटर लेयर होती है सेल की, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो है, अब हम इसको क्या लिखेंगे, कवरिंग एंड आउटर लेयर ऑफ द सेल। सेल की जो आउटर लेयर होती है और कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये दो चीज़ों से बनती है, एक तो लिपिड्स हो गए, दूसरे हो गए प्रोटीन्स। तो इसमें जो लिपिड्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। तो फॉस्फोलिपिड है जो जो इन लिपिड्स में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, इनमें क्या होती है, फॉस्फोरस होता है, उसको हम बोल देते हैं फॉस्फोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स लिपिड्स होते हैं लेकिन उनके साथ क्या होते हैं, शुगर का ग्रुप प्रेजेंट होता है। शुगर ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स एंड अदर इज कोलेस्ट्रॉल। तो जो मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं और तीन तरह की लिपिड्स होती हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। और दो तरह की इसमें प्रोटीन्स होती हैं, इंटेग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। तो ये थे कि क्या होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होती है सेल की, और दो चीज़ों से बनती है, लिपिड्स और प्रोटीन्स। उनकी जो फर्दर टाइप्स हैं वो है फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, और प्रोटीन्स है इंटेग्रल और पेरिफेरल। तो फंक्शंस क्या है इसके कि ये सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल का मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है कुछ चीज़ों को अलाउ करती है, जैसे ये सेल है तो सेल में कुछ चीज़ों को ये अंदर आना अलाउ करती है और कुछ चीज़ों को ये रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि सेल में पास होकर नहीं जा सकती। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल। जो कोई भी लेयर कुछ चीज़ों को ये अलाउ करती है, मीन्स सेलेक्टिव चीज़ों को अंदर जाना अलाउ करे, तो उसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमेबिलिटी एंड सेमी परमेबल। सेकंड है शेप टू द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये पूरे के पूरे सेल को शेप देने का काम करती है, मीन्स एक सेल को एक शेप में रखती है। थर्ड इसका पॉइंट है कीप द सेल ऑर्गेनल्स इन प्लेस। सेल में जितने भी पार्ट्स होंगे सेल के, उन्हें उनकी जगह पर उन प्लेस में रखने का काम करती है। जैसे कि ये पूरी की पूरी कवरिंग है, अगर कवरिंग ना हो तो ऑर्गेनल्स जो होंगे, सेल के जो पार्ट्स होंगे वो इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन जब कवरिंग होगी उसके ऊपर एक लेयर होगी तो वो उन्हें उनकी प्लेस में रखने के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट है रिसेप्टर्स। तो फंक्शन क्या है इसका, रिसेप्टर्स हैं कि ये आइडेंटिफाई कर लेती है जो प्लाज्मा में प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होते हैं वो आइडेंटिफाई कर लेती है कि उस जो सेल है उसको क्या क्या चीज़ों के साथ अटैच होना है, किसके साथ नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये आइडेंटिफाई कर लेती है कि उसको कौन से हार्मोन्स चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो उन्हीं को वो रिसीव करती है। अदरवाइज़ जो उसको नहीं चाहिए उनके साथ उनको वो रिसीव नहीं करती। फिर आ जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जैसे सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, उसी तरह से अगर एक सेल अदर बॉडी सिस्टम के सेल के साथ कम्युनिकेट करेगा तभी वहाँ पर वो टिश्यूज़ बना पाएंगे। इसलिए क्या है, ये कम्युनिकेट करता है बॉडी के अदर सेल्स के साथ। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रो का मीन्स होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो प्रेजेंट होते हैं। केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं तो इनको अगर साथ में हम देखें या साथ में मिला दें तो क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल। तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल, मीन्स उसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ की भी बात की जाती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की भी बात की जाती है। तो इसको हम साथ में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो इसमें प्रॉपर्टी होती है इसमें क्या होता है, चार्जेस भी प्रेजेंट होते हैं और रिएक्शंस में भी हेल्प करती हैं। तो इसलिए ये इसका फंक्शन है। तो फंक्शंस क्या क्या है, सेमी परमेबल होती है, शेप देती है सेल को, सेल के ऑर्गेनल्स को उनके प्लेस में रखने का काम करती है। रिसेप्टर्स है जो कुछ चीज़ को रिसीव करती है, जैसे हार्मोन्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, और कम्युनिकेट करती है अदर सेल्स के साथ, हेल्प करती है कम्युनिकेशन में। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होती है, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो अगर हम डायग्राम में देखें तो ये होता है न्यूक्लियस। ये जो सेंटर पार्ट है इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है और इसके अदर पार्ट्स जो है न्यूक्लियस में हम जिनको पढ़ते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोलसिस। ठीक है, ये जो इसमें मास प्रेजेंट है,
और क्रोमैटिन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, ये जो कवरिंग होती है न्यूक्लियस को एक जगह पे रखने के लिए, उसके ऊपर कवरिंग करने के लिए वहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो क्या है, इट इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। सेल के सेंटर में है, जैसे कि ये पूरा का पूरा सेल है तो इसके सेंटर में जो होगा वो न्यूक्लियस होगा। तो ये कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द सेल में, कवर्ड बाय अ लेयर कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये एक मेम्ब्रेन से, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है इसकी, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसमें क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे एक जो मटेरियल पड़ा होता है वो जेनेटिक मटेरियल है, जिसको हम डीएनए बोल देते हैं। तो इसमें क्या पड़ा होता है, जेनेटिक मटेरियल पड़ा होगा सेल का। तो इसके पार्ट्स का क्या है, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलाइसिस, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फंक्शंस क्या है, कंट्रोल द सेल ग्रोथ एक्टिविटीज़ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल। सेल में, सेल की जितनी भी ग्रोथ होगी, जो भी उसमें एक्टिविटीज़ होंगी, और सेल की रिप्रोडक्शन कैसे होगी, कितनी होगी, कितना वो रिप्रोड्यूस करेगा खुद को, ये सारी की सारी चीज़ें जो होंगी सेल की, कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। मतलब वो सेंटर है, न्यूक्लियस क्या है, सेंटर है। तो जितने भी उसमें एक्टिविटीज़ होंगी, जो उसकी ग्रोथ होगी, जितनी सेल की रिप्रोडक्शन होगी, इसको सारे, उन सारी एक्टिविटीज़ को सेल न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इट इज़ द साइट फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ये क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए साइट है। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं सेल में, वो यहीं पे होंगे। और क्या है, हमने यहाँ पे बोला है कि जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, उसका डीएनए। तो वो क्या, न्यूक्लियस से क्या पता लग जाता है, उसकी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लग जाता है। सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसमें क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, न्यूक्लियस को, ये जो न्यूक्लियस है इसको इस साइटोप्लाज्म, जो इसमें फ्लूइड फिल हुआ होता है, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उससे सेपरेट करती है, ताकि ये आपस में दोनों ना मिल जाएं, दोनों को अलग अलग करती है। तो ये काम करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करने का। तो ये थे न्यूक्लियस के बारे में, कि ये सेंटर होता है, इसके एक लेयर होती है, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो फिर हमने इसके फंक्शंस किए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये जो होती है, ये जो पार्ट्स होंगे जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये दोनों न्यूक्लियस के पास में जो होते हैं, ये होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये 2 तरह के होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनकी 2 टाइप्स होती हैं, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या है, ये रफ वाले हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनके ऊपर आपको डॉट्स से दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं राइबोसोम्स। जिनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो रफ होंगे, और जिनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, जो स्मूथ से दिखाई दे रहे हैं, उनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंड स्मूथ। जो रफ होंगे उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और स्मूथ वालों के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो प्रोटीन और लिपिड्स को प्रोड्यूस करते हैं। इनका काम क्या होता है, जहाँ पे भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, दैट मीन्स वहाँ पे प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रोटीन एंड लिपिड्स को बनाते हैं। लेकिन जो स्मूथ वाला होगा, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स को बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो क्या हो गया, वो दाने दाने से टाइप हो गया। तो उसके लिए हम क्या बोल देते हैं कि एक ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोला जाता है इसको। तो स्मूथ वालों को अग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। तो ये थे 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्रैनुलर एंड अग्रैनुलर। तो इनके फंक्शंस क्या हैं, फर्स्टली हमने क्या बोला है कि जो रफ वाला है ये प्रोटीन और लिपिड्स को बनाता है। तो उसका फर्स्ट फंक्शन हो गया कि जो रफ ईआर है इस हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसाइज, ये क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है। लेकिन जो स्मूथ है, बट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड सिंथेसाइज, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स को बनाता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस स्टोर द न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। कहते हैं ये बनाता तो है प्रोटीन को, लेकिन जो नई प्रोटीन बनी होती है उसे स्टोर भी करता है। न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स स्टोर। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस। सेल में जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे उन्हें ख़त्म करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, मीन्स उनमें से टॉक्सिन्स को ख़त्म करता है। अदर है
ये पहले हमने किए रफ़ के, अब हम दोनों पॉइंट्स करेंगे स्मूथ के। क्या है, ये डिटॉक्सिफाई करता है और ये बनाता क्या क्या था, हम अगर हमने लिखना है तो कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है और ये रिलीज़ करता है, स्टोर करता है कैल्शियम आयंस को, जो कि नर्वस और मस्कुलर सिस्टम के लिए ज़रूरी होती है। तो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम release and store the calcium ions that are important for the nervous and muscular system। तो हमने क्या पढ़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमने कि उसके टाइप्स देख लिए और उनके फंक्शंस देख लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गोल्गी एपरेटस के बारे में, जिसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। तो हम इसको डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है इन्हें हम बोल देते हैं गोल्गी एपरेटस। तो ये भी क्या है, न्यूक्लियस के पास ही होते हैं। जैसे ये यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े थे तो उनके साथ ही यहाँ पे गोल्गी एपरेटस भी पढ़ा था। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इट इज़ सिचुएटेड नियर द न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस के पास ही होता है और फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, मीन्स ये फ्लैट से होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हम, क्या है, ये फ्लैट से स्मूथ से ही है ये भी, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लैट है, लेकिन क्या होता है, पॉकेट्स की तरह होंगे। सैक बोल देते हैं हम, जो पॉकेट लाइक होते हैं, पॉकेट की तरह हो। तो इसके फंक्शंस क्या है, ये पैक करता है, स्टोर करता है, पैक स्टोर एंड डिलीवर द प्रोटीन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्रोटीन एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाई है उसी को ये पैक करता है, स्टोर करते हैं और डिलीवर कर देते हैं कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पे। एक्टिवेट द माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल का एक पार्ट है, ठीक है। तो उसका काम होता है एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो एटीपी की फॉर्म में। तो उसको ये एक्टिवेट करता है कि तुम्हारा ये काम है, तुम अपना काम करो, तुम एनर्जी प्रोड्यूस करो। तो क्या करता है, एक्टिवेट द माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एटीपी। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग द स्पर्म मैचुरेशन। जो प्रोसेस होता है स्पर्म के मैच्योर होने का, उसमें ये हेल्प करता है एक्रोसोम बनाने में। एक्रोसोम होता है जो स्पर्म में एक आउटर लेयर होती है जिसकी फॉर्मेशन होती है जब स्पर्म मैच्योर होता है, तो उसे बनाने में ये हेल्प करता है। रेगुलेट द सेलुलर फ्लूइड बैलेंस। सेल में जो फ्लूइड होता है उसको बैलेंस करने में और रेगुलेट करने में हेल्प करता है। हेल्प टू मॉडिफाई द प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स बनी हुई हैं और जो प्रोटीन्स स्टोर हुई हैं उन्हें मॉडिफाई करने में, उनके साथ उनमें अदर ग्रुप्स को ऐड करने में ये हेल्प करता है। तो ये थे गोल्गी अपरेटस के फंक्शंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगर हम इसको सेल के डायग्राम में देखें तो ये इनकी शेप कुछ इस तरह से, जैसे राजमा की शेप होती है तो उस तरह से ही होते हैं ये। यहाँ पे ये प्रेजेंट है तो इसको हम बोल देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। और 90% ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन एटीपी। सेल में जितनी भी एनर्जी होती है उसका 90% प्रोड्यूस करता है ये एटीपी की फॉर्म में। इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वह स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन जो होगी उसमें फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे। तो कुछ इस तरह से होता है माइटोकॉन्ड्रिया के, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से है। तो ये जो आउटर वाली मेम्ब्रेन होगी, ये होगी उसकी आउटर मेम्ब्रेन, तो ये स्मूथ होती है। लेकिन ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होगी इसमें इस तरह से कुछ फोल्ड्स। तो इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, आउटर मेम्ब्रेन होती है इसकी और इनर मेम्ब्रेन होती है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या होती है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, इनके बीच वाली ये जो स्पेस होगी इसको हम बोल देते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। और इसको आउटर चैम्बर भी बोल देते हैं। ये जो स्पेस है इसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोलते हैं और आउटर चैम्बर भी बोल देते हैं। ये लिपिड रिच होती है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होगी जिसको हमने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला है, ये लिपिड रिच होती है। दैट मीन्स यहाँ पे लिपिड्स ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मैट्रिक्स। ये इसके बाद क्या होगा, ये जो बीच में है इनर मेम्ब्रेन जिस पार्ट को बनाती है, जिस कैविटी को बनाती है, ये जो सेंट्रल कैविटी बनती है इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इसको बनाता कौन है, ये इनक्लोज्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन। बनाता कौन है इसको, ये
इनर मेम्ब्रेन बनाती है और इसे हम सेंट्रल कैविटी भी बोल देते हैं और इसको इनर चैम्बर भी बोला जाता है। जो मैट्रिक्स है इसको इनर चैम्बर भी बोलते हैं और सेंट्रल कैविटी भी बोल देते हैं। और इसको बनाता कौन है? इनर मेम्ब्रेन बनाती है। और ये जो मैट्रिक्स है इसमें काफ़ी सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए होता है, एंजाइम्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। मीन्स इस वाले फील्ड में इतनी जगह में काफ़ी कुछ प्रेजेंट होता है। उसमें क्या क्या होता है? डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, फैटी एसिड एंड प्रोटीन। तो इसके हम फंक्शंस करते हैं। प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फर्स्ट क्या है ये, इसका मेन फंक्शन क्या है कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी की फॉर्म में। जो भी एक्टिव सेल्स होते हैं बॉडी में, जैसे कि लीवर हो गया एंड मसल हो गया, उनमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। जो भी सेल्स बॉडी के ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं उनमें उनकी जो नंबर्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। बिकॉज दे हैव टू यूज़ मोर एनर्जी, क्योंकि उन्हें काम करने के लिए, उन सेल्स को काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए माइटोकॉन्ड्रियाज अपने नंबर को इंक्रीज़ कर लेते हैं। मेंटेन द हीट प्रोडक्शन इन बॉडी, क्योंकि पावर देते हैं, पावर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होती है, बॉडी में रेगुलेशन होती है हीट की। तो इनका काम क्या होता है, हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी, बॉडी में हीट प्रोड्यूस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प टू डिसाइड विच सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, क्योंकि इस सेल्स में भी क्या होता है, कुछ सेल्स बनते हैं, टूटते हैं, तो कुछ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, मतलब उनको ख़त्म ही कर दिया जाता है। तो वहाँ पे कौन से सेल को ख़त्म किया जाएगा ये डिसाइड करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो नेक्स्ट फंक्शन है वो होता है सेल्फ रेप्लिकेशन का। सेल्फ रेप्लिकेशन मीन्स होता है कि ये अपने आप को रिप्लेस कर सकते हैं, अपने नंबर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जहाँ पे ज़रूरत पड़ी, जब ज़रूरत पड़ी, ये अपने नंबर्स को एनर्जी के अकॉर्डिंग नंबर्स को इंक्रीज़ कर लेंगे। जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ी है वहाँ पे ये अपने नंबर्स को खुद ही इंक्रीज़ कर देते हैं। उसकी वजह क्या होगी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इनका एक अपना इंडिपेंडेंट डीएनए होता है, इनके पास अपना एक डीएनए होता है। सेल में, न्यूक्लियस में तो डीएनए है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए होता है। तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, अपना डीएनए होने की वजह से ये इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि या सेल डिवीज़न के टाइम पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे क्या, ये इंडिपेंडेंट डीएनए होने की वजह से इंडिपेंडेंटली ग्रो कर जाते हैं, अपने आप को ये डिवाइड कर लेते हैं, अपने नंबर्स को इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो इसलिए इसको बोल देते हैं कि सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, ये अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका फंक्शन हो गया। और ये अकॉर्डिंग टू होता है कि कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्स देते हैं सेल्फ रेप्लिकेशन का। तो ये थे फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में हमने सेल के कुछ पार्ट्स किए हैं। जो पार्ट्स रह गए हम उनके फंक्शंस और उनके बारे में डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, जो हमने आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, न्यूक्लियस के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, गोल्गी अपैरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको टॉपिक समझ में आ गया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।